Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in the Salesforce ecosystem and I have 8 years Salesforce certified, 2 years Copilot. And I'm also the Salesforce mentor, 4x 4-star ranger on a tailhead. So today our topic is basically what introduction of the Apex. तो Apex क्या होता है, इसका हम कैसे यूज करेंगे, हमारे सेल्स फोर्स में डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि एपेक्स को यूज और इजी टू लर्न हम करेंगे कि आप बहुत ही इजी मैनर से एपेक्स को सीख सको, आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो इसलिए हम अपना ए सीरीज एपेक्स बूट कैंप लेकर आए हैं हिंदी में, ताकि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ साथ आपको सारी चीजें सिखा सके। तो टुडे एजेंडा, आज का हमारा एजेंडा क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एपेक्स, एपेक्स क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। फिर की फीचर ऑफ द एपेक्स, एपेक्स से क्या क्या की फीचर है उसके बारे में बात करते हैं। देन बेनिफिट ऑफ यूजिंग एपेक्स इन सेल्स फोर्स, तो एपेक्स को यूज करने के लिए सेल्स फोर्स में हमारे क्या क्या बेनिफिट है, क्या हम उससे अगर हम एपेक्स सीख जाते हैं तो उससे क्या आपके करियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट इन इन द सेंस ऑफ बेसिकली कि वो आपका स्किल है एक, आपके करियर ग्रोथ में कितना इम्पोर्टेंट होगा एपेक्स सीखने के बाद, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देन व्हाई शुड एपेक्स बी यूज इन सेल्स फोर्स, क्यों हम एपेक्स यूज करें सेल्स फोर्स में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके। तो चलते हैं पहले व्हाट इज एपेक्स, एपेक्स के बारे में बात करते हैं। एपेक्स इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली डिजाइंड फॉर बिल्डिंग application on the Salesforce platform. It is a strongly typed object-oriented language that allow developer to add business logic to their Salesforce application, customize the Salesforce user interface, and integrate Salesforce with the other platform. Apex run on the Salesforce server and is used for server-side scripting. So basically, Apex क्या है, जो Apex है वो स्पेशली Salesforce ने खुद का ये डिजाइन किया है। ठीक है। ये किसी और पे आप यूज नहीं कर सकते हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे। एपेक्स सिर्फ सेल्स फोर्स के लिए ही काम करता है। ठीक है। तो सेल्स फोर्स का एक खुद का लैंग्वेज है, जो अगर आपको जावा आती है, कोर जावा, तो आप एपेक्स बहुत इजीली सीख सकते हो, क्योंकि जो एपेक्स का सिंटेक्स है वो आपका जावा का ही सिंटेक्स है। क्योंकि जो सेल्स फोर्स पूरा डिजाइन किया गया है वो जावा पी जेएसपी का ही यूज करके पूरा सेल्स फोर्स का जो सीआरएम वो डिजाइन किया गया है। तो जिस जो एपेक्स लैंग्वेज है वो भी आपका सिंटेक्स यूज करता है जो है जावा का। तो अगर आपको जावा का ओवरव्यू है या जावा का आपको कोर बेसिक जावा आती है तो आपको एपेक्स सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जो भी मेथड है, जो भी सिंटेक्स है, सेम वही हम यूज करते हैं एपेक्स में। ओके। देन आते हैं हम की फीचर ऑफ द एपेक्स, एपेक्स के की फीचर क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला ही हमारा की फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं कि जो भी कोई भी लैंग्वेज हो, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है तो वो उतना इफेक्टिव, इतना डिजाइन, उसकी लॉजिक उतने अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि आप उतने फीचर ऐड नहीं कर सकते। जो भी मॉडर्न चीजें आ रही हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप उतने अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना जरूरी है। तो हमारा एपेक्स जावा की तरह ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है उसके बारे में पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब एपेक्स इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज allow developer to create classes and objects, encapsulate data and organize data in a modular and reusable manner. ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली अगर आपने किसी के सुना होगा ऊप्स कॉन्सेप्ट, तो जो एपेक्स होता है ऊप्स कॉन्सेप्ट भी फॉलो करता है। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आता है, ठीक है, क्या क्या आता है और क्या क्या उसमें हम यूज करते हैं अपने, उसके बारे में, तो मैं एक अभी इससे आता हूं अपने नोटपैड में। तो मैं इसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है।
तो ऊप्स कॉन्सेप्ट आपका जो है वो होता है आपका, जिसमें आपको 7 होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं नॉर्मली यूज कर लेते हैं कि पहले एक होता है ऑब्जेक्ट, ओके, देन क्लास, देन होता है आपका इन कैप्सुलेशन, ओके, देन एब्स्ट्रैक्शन, ओके, देन इनहेरिटेंस, हेरिटेंस, ओके, देन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, देन होता है मैसेज पासिंग। तो आपने तो LWC पढ़ा है, वहां पे मैसेज कैसे पास करते हैं, एक आपका एक एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, सेम है यहाँ पे भी हम उसी बात करेंगे आपका मैसेज पासिंग का। तो पहले हमारा उप्स क्या आता है, हमने उसके बारे में बात कर लिया कि उप्स एक जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसके ये टाइप्स हैं, ठीक है, जो उसके उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट होता है आपका बेसिकली, ऑब्जेक्ट क्लास इंस्टेंस होता है जो कि वेरिएबल के स्थान पर जो उसका वास्तविक वैल्यू होती है, ठीक है, उसको कंटेन किए रहता है। तो उसको हम यूज करते हैं किसी भी क्लास का, अगर मुझे यूज करना है, उसके मेथड यूज करने हैं, उसके वेरिएबल्स यूज करने हैं, तो हम उस जो भी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी हम उसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट बेसिक रन टाइम एंटिटी होती है। समानता जैसे कि ऑब्जेक्ट वह प्रतीक वस्तु होती है जिसको की पहचाना जा सकता है कि हमारी आसपास की सारी वस्तुएं, जैसे आप जैसे कि आप अगर रियल टाइम में एग्जांपल ले लो, तो जैसे कि आपके पास कोई पेन है, ठीक है, कोई बुक्स है, कोई चेयर्स है, कोई गाड़ी है, कार है, टीवी है, आदि ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। तो जो रियल टाइम इंटिटी होती है, ठीक है, जो रियल टाइम इंटिटी होता है, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट और रियल टाइम जो रियल वर्ड है उसके बहुत क्लोज होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं किसी भी क्लास का डेटा यूज करने के लिए। तो उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लास, जो रियल टाइम इंटिटी होता है उसके यूज करते हैं, ओके। देन हम बात करते हैं क्लास। तो क्लास एक तरह के ऑब्जेक्ट्स जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट के समूह को हम एक क्लास का नाम दे सकते हो। जैसे कि आपका एक रूम है, ठीक है, एक रूम के अंदर मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, पेन्स, बुक्स, टीवी, फ्रिज, दीज आर योर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स। तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको हम बोलते हैं क्लास। क्लास एक मल्टीपल, अब क्लास के अंदर भी एक इनर क्लास हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्ट से हो सकती है, एक एक जो मेन क्लास है पेरेंट के अंदर, उसके एक इनर क्लास भी हो सकता है, ओके। तो उसको आप हो सकते हैं। तो ओके, देन आता है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है बेसिकली, तो कोई भी डेटा है, जैसे डेटा या फंक्शन एक ही यूनिट में आपका सम्मिलित करना, मतलब जिसे कहते हैं जोड़ देना, जिसको वो आपका इनकैप्सुलेशन कहलाता है। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, तो आप जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल लूं, तो मैं कैप्सूल की बात करता हूँ, ठीक है। अगर आप जब भी मेडिसिन लेते हो तो कैप्सूल होता है, ठीक है। तो कैप्सूल के ऊपर जो कवर होता है वो क्या होता है, वो आपका मेडिसिन नहीं होता है। उस कैप्सूल के अंदर, रैपर के अंदर जो मेडिसिन होता है, वो जो भी उसके दाने दाने कुछ होते हैं, कुछ उसमें मटेरियल जो अंदर फिल होते हैं, वो आपका मेन मेडिसिन होता है। बट जो ऊपर होता है वो क्या होता है, उसको आप कैप्सूल बोलते हो। तो जो जो भी आपका क्लास है, उस क्लास के अंदर आपका जो भी डेटा है, ठीक है, क्लास है, उसके वेरिएबल्स हैं, जो भी प्राइवेट वेरिएबल्स है जो होते हैं, उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ वेरिएबल्स बनाए प्राइवेट से उस क्लास के अंदर ही यूज करने के लिए, आप, तो कोई दूसरा जो क्लास है उसको यूज नहीं कर सकता, डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया कर सकते। तो इनकैप्सुलेशन को क्लास के रूप में यूज किया जाता है। एक क्लास में हम डेटा और मेथड को एक ही यूनिट के रूप में एक स्थान पर रख सकते हैं। तो जो भी डेटा है आपका, जो भी मेथड है, जो भी फंक्शन है, उसको एक आपने एक क्लास के अंदर उसको रैप कर दिया, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, इनकैप्सुलेट हो गया।
ओके, तो उसको बोलते हैं आपका इनकैप्सुलेशन। देन अगर मैं बात करूं एब्स्ट्रक्शन की, तो एब्स्ट्रक्शन का अगर आप मैं मीनिंग ही बताऊं कि एब्स्ट्रक्शन से मीनिंग क्या है बेसिकली, तो अगर मैं बात करूं तो कि ऑब्जेक्ट केवल आवश्यकता मतलब बेसिकली जो नेसेसरी जानकारी को प्रदर्शित करना होता है, जैसे बैकग्राउंड की जानकारी को छुपाए रखना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एब्स्ट्रैक्ट करना, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए हमने कि जब हम कोई भी कार चलाते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी कार चलाते हैं तो हमें यह पता होता है कि जब एक्सेलेटर, जो भी एक्सेलेटर होता है वो दबाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, और जब ब्रेक दबाएंगे तो कार रुक जाएगी। ठीक है, ये हमें पता है। ओके, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि ब्रेक दबाने में कार क्यों रुक जाती है। राइट, हमें तो ये नहीं पता है ना कि एक्सीलेटर दबाने पे हमारा उसकी स्पीड बढ़ जाएगा, बट ब्रेक दबाने पे हमारा कार रुक जाएगा, लेकिन क्यों रुक जाएगा ये हमें नहीं पता। राइट, तो वो हमें उसकी इस प्रकार के उसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, चीजों को छुपा दिया जाता है और केवल आवश्यकता तथा सिंपल चीजों को शो किया जाता है। तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, कि मतलब जो भी हमें अननेसेसरी चीजें हैं, जो हमें यूजर को या किसी को नहीं दिखाना है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको हमने चीज क्या किया, उसको हाइड कर दिया, अब्स्ट्रैक्ट कर दिया, और सिर्फ जो नेसेसरी चीजें हैं, वो बस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कार में होता है नेसेसरी कि हमें ब्रेक एक्सेलरेटर हमें बस यूजर को दिखाना है, वो उसको यूज करेगा, बट हमें ये नहीं बताना है कि क्यों रुक जाती है, कैसे रुक जाता है, सारी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनहेरिटेंस की। ओके, तो इनहेरिटेंस क्या होता है आपका, जो कि इनहेरिटेंस का मतलब, अगर मैं मीन्स उसका अर्थ पूछूं या उसका मतलब क्या होता है बल्कि, तो उसका मतलब ही होता है विरासत। मतलब किसी को आप अपने चीज को यूज यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर रियल एग्जांपल मिलूं, तो जैसे कि आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, देन यू। तो जैसे मैं अगर हूँ, जो मेरे दादाजी थे, उनके जो भी फीचर्स थे, ठीक है, जो भी उनके फीचर्स थे वो मेरे फादर के अंदर आया। ठीक है, जो भी उनके, और जो मेरे फादर के जो फीचर्स हैं वो मेरे अंदर, मैं उनके एडिट करके यूज कर रहा हूँ बेसिकली। तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो कि एक क्लास, अगर एपेक्स में बात करूं, तो वह क्लास जो दूसरी क्लास से डेराइव होती है बेसिकली। ठीक है, एक वह क्लास जो दूसरी क्लास से डेराइव होती है, वह सब क्लास कहलाती है, तथा वह क्लास जिससे सब क्लास डेराइव होती है वह सुपर क्लास कहलाता है। ठीक है, बट जो सुपर क्लास को हम बेस क्लास भी कहते हैं। ओके, तो सब क्लास को हम डेराइव क्लास भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है, तो जिसमें मुझे सर्कल बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने वहां पे ऑलरेडी मेथड डिफाइन करके रख दिया। ओके, ऑलरेडी मैंने मेथड डिफाइन करके रख दिया, बट अब किसी यूजर को यूज करना है, तो क्या करेगा, उस मेथड को, क्लास को इनहेरिट कर लेना अपने क्लास के अंदर। तो आगे हम इनहेरिटेंस के बारे में भी बस ओवरव्यू जान रहे हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस के जब क्लास यूज करेंगे, जब वो क्लास बनाएंगे, तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे हम उसको इंपोर्ट करते हैं, कैसे इनहेरिटेंस करते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे। ठीक है, तो किसी भी ऑलरेडी मेथड हमने बना के रखा है, ठीक है, वो मेथड को, और यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकता है बेसिकली, अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको यूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो इनहेरिटेंस में आता है। देन मैं बात करूं पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म को मैं बात करूं, तो पॉलीमॉर्फिज्म अगर इसका मीनिंग पूछूं, तो उसको आप, अगर उसको आप हिंदी में बोलते हैं ना, संधि विच्छेद करना, तो अगर आप संधि विच्छेद भी करोगे तो इसमें क्या होगा, पॉली, ओके, पॉली, मेनी, ओके,
देन मॉर्फिज्म। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली अलग कर दो, मॉर्फिज्म अलग कर दो। तो पॉली का मतलब ही होता है मेनी, मतलब ढेर सारे। देन मॉर्फिज्म का अर्थ होता है फॉर्म्स। ओके, फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ हुआ कि मेनी फॉर्म्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम एक ही काम को दो मेथड, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के लिए के लिए तौर पे बात करूं, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि पॉलीमॉर्फिज्म, तो जैसे कोई आप बात कर सकते हो कि जैसे कोई शेप है, अगर मुझे शेप को कुछ ड्राइव मतलब ड्रॉ करना है। ओके, जैसे कि सर्कल हो गया, बॉक्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया। तो ये मेरे तीन अलग अलग है, बट इसका जो जो बेस है क्या है, वो शेप ही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर उसी फॉर्म को आप अलग अलग फॉर्म में उसको यूज करना चाहते हो, मतलब एक मेथड बनाया आपने, आप उसी में सेम मेथड के नाम को आप यूज करना चाहते हो अलग अलग, जैसे शेप नाम से आपने एक क्लास या एक मेथड बनाया। ठीक है, बट एक एपेक्स में तो एक सेम नेम से मेथड बना नहीं सकते हो बार बार, तो पॉलीमॉर्फिज्म, बट आपको सेम मेथड यूज करने हैं, तो आप कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सेम नेम से, लेकिन उसका फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो फॉर्म चेंज करने के लिए होता है कि आपका, जैसे हम आगे यूज करेंगे और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसमें आपको देखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म चेंज करने के लिए हम, एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जैसे आपने एक पैरामीटर एक मेथड बनाया, उसमें एक नंबर एक पैरामीटर पास किया, बट दूसरे वाले में आपने तीन पैरामीटर पास कर दिया, तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करके आप वहां पे उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। दूसरा रिटर्न टाइप, अगर मान लो किसी का रिटर्न टाइप आपने इंटीजर दिया था, बस उसका अभी दूसरा जो मेथड सेम नाम से बना है उसका रिटर्न टाइप आपने लिस्ट कर दिया या स्ट्रिंग कर दिया, तो आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकते हो। जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, देन हम बात करते हैं मैसेज पासिंग का। तो मैसेज पासिंग का बहुत कम यूज होगा आगे, ठीक है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अब जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड तथा रिसीव करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ऑब्जेक्ट उसी प्रकार के मैसेज को सेंड, बेसिकली सेंड या रिसीव करते हैं जिस प्रकार के हम लोग सेंड करते हैं। जैसे हम आपस में कैसे मैसेज सेंड करते हैं, हम आपस में क्या, हम जो वॉइस बोलते हैं और आप तक पहुंचता है, जो आप बोलते हो हमारे तक पहुंचता है, तो ये हमें कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि जिस टाइप का डेटा है आप उसी टाइप का डेटा पास कर सकते हो। जैसे कि आपका, आपने इंटीजर, आपने पैरामीटर दिया इंटीजर टाइप, बट आप डेटा पास कर रहे हो उसको स्ट्रिंग टाइप का, तो वहां पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन का गैप है, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इंटीजर नहीं, उसको आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, तो वहां पे एरर देगा ना, डेफिनेटली एरर देगा, क्योंकि वहां पे आप कम्युनिकेशन गैप हो गया, राइट। तो वहां पे उसके कम्युनिकेशन में गैप ना हो, तो वो आपको ध्यान रखना है मैसेजिंग। ठीक है, देन आते हैं हम अपने अब दोबारा पीपीटी पे। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसके बारे में हम और आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे होता है। फिर आता है डेटाबेस इंटीग्रेशन। ओके, तो एपेक्स का हम यूज डेटाबेस इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं। बेसिकली एपेक्स प्रोवाइड नेटिव वे to interact with Salesforce databases. Developer can use Apex to query, manipulate, and update record in a Salesforce object such as account, contacts, custom object, opportunity. ठीक है, तो डेटाबेस जो सेल्सफोर्स का डेटाबेस होता है, अगर आप, मैं बात करूं, आप जैसे नॉर्मली सेल्सफोर्स यूज कर रहे हो, तो सेल्सफोर्स में डेटाबेस आपका सीआरएम में ही ऑलरेडी फिट है, आपको अलग से डेटाबेस लेने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आप जावा यूज करते हो, आप कोई और लैंग्वेज यूज करते हो, तो वहां पे क्या होता है, आपको अलग से डेटाबेस, जैसे माई SQL क्वेरी होता है, ठीक है, जब आप माई SQL क्वेरी लिखते हो, तो वहां पे डेटाबेस अलग होता है, माई SQL होता है, ठीक है, और आपका हो गया ओरेकल हो गया, ये सब डेटाबेस है।
तो वो क्या होता है, डेटाबेस आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। आप जावा में SQL क्वेरी करके डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हो, देन डेटा लेकर आते हो। तो वहां पे एक अलग कम्युनिकेशन, अलग डेटाबेस से कम्युनिकेट करके आप डेटा लाते हो। पर सेल्स फोर्स में ऐसा नहीं करना होता कि आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए खुद कोड लिखना है, बट जावा में आपको अलग से कनेक्टिविटी के लिए लिखना पड़ता है। अगर आप माई SQL से उसको करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा पहले कनेक्शन का, उस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए। अगर ओरेकल से करना चाहते हो जावा में, तो वहां पे भी आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी कोड लिखना पड़ेगा। बट एपेक्स में ऐसा नहीं है, सेल्स फोर्स में ऐसा नहीं है। कनेक्टिविटी आपके डेटाबेस से ऑलरेडी है, बट उसके लिए आपको बस SQL क्वेरी करना है। आप डेटा को अपडेट कर सकते हो। तो SQL क्वेरी हम भी पढ़ेंगे इसमें, जब अपने आगे क्लास चलता रहेगा तो उसमें हम SQL क्वेरी, सोशल क्वेरी भी पढ़ेंगे। कैसे डेटा SQL क्वेरी करेंगे, कैसे डेटा फेच करेंगे, कैसे डेटा देखेंगे, कैसे डेटा अपडेट करेंगे, अगर इंसर्ट भी करना है हमें तो कैसे कर सकते हो, सारी चीजें हम अपने उसमें पढ़ेंगे। देन ट्रिगर्स, ठीक है। तो एपेक्स ट्रिगर एक अलग टॉपिक है, बट एपेक्स ट्रिगर ऐसा नहीं है कि वो अलग टेक्नोलॉजी है। ये एक ऑटोमेशन टूल है, एपेक्स के अंदर ही आते। बस वो ट्रिगर पॉइंट ही जो हमारा ट्रिगर होता है, बाकी उसके अंदर हम सारे कोड एपेक्स में ही लिखते हैं। इसलिए पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ट्रिगर्स। ठीक है। तो एपेक्स ट्रिगर आर पीस ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट बिफोर और आफ्टर specific event occur in a Salesforce, such as the insertion, updation, deletion of record. Okay. Triggers enable developer to automate complex business processes. तो अगर मैं बात करूं, तो Salesforce में ऑलरेडी ऑटोमेशन टूल है, ठीक है, फ्लो है आप यूज करने के लिए। अभी आप फ्लो काफी अपडेट हो चुका है हमारे। अगर आपने फ्लो का सीरीज नहीं देखा है तो आप फ्लो का हमारी सीरीज देख सकते हो, उसमें बहुत सारी चीजें हमने कवर किया है। तो बहुत सारी चीजें आप खुद फ्लो से सारे काम कर सकते हो बिना एपेक्स लिखे, ठीक है। बट कुछ ऐसे सिनारियो आते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिनारियो होते हैं, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो फ्लो से, तो हमें एपेक्स ट्रिगर से ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें एपेक्स जरूरी है, और एपेक्स ट्रिगर में ही हम एपेक्स यूज करते हैं, ठीक है। देन विजुअल फोर्स इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ कि आप विजुअल फोर्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन सेम अंदर ही होता है, हमें अलग से इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ता है, बस एक टर्मिनोलॉजी वर्ड में यूज कर रहा हूँ कि विजुअल फोर्स, जो भी आप विजुअल फोर्स पेज अगर आप यूज करोगे, अगर आपने कभी काम किया हो या आगे हम इन फ्यूचर अगर सीरीज लेकर आएंगे तो हम उससे बात करेंगे कि कैसे विजुअल फोर्स पेज एपेक्स के कोड को यूज करता है विदाउट कुछ कॉलिंग। अगर आपने उस एपेक्स क्लास को बस आपने वहां पे कंट्रोलर पे नाम दे दिया, उसके वेरिएबल वहां पे अपने इंसर्ट की वहां पे बनाया हुआ है, तो आपका वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विजुअल फोर्स पेज में। आपको अलग से, जैसे हम LWC में मेथड कॉल करते हैं, डेटा लेकर आते हैं वेरिएबल में, फिर उसको चेक करते हैं, और में भी सेम करते हैं। बट विजुअल फोर्स पेज में अगर आपने वेरिएबल बनाया, डायरेक्टली उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ओके। So Apex is often used in a conjunction with the Visual Force Page. Visual Force Page component-based user interface framework. Apex controller can be used to customize the behavior of the Visual Force Page. आपको कोई भी Visual Force Page बनाया है आपने, उसमें कुछ भी आपको डेटा मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है, इंसर्शन, डिलीशन, कोई भी इवेंट पे आपको एपेक्स मेथड कॉल करना है, आप सारी चीजें कर सकते हो, ओके। देन आते हैं हम वेब सर्विस। तो वेब सर्विसेज क्या होता है? Apex support the creation of web services, allowing developer to expose their custom business logic and data through the RESTful and SOAP based the web services, ठीक है। अब वेब सर्विसेज क्या होता है? जैसे कि अभी आपने इंटीग्रेशन किया, ठीक है। तो हम अगर आपने हमारे इंटीग्रेशन का एक सीरीज देखा होगा, तो उसमें ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन थर्ड पार्टी से कैसे करते हैं। उसमें हमने ये भी कवर किया था वेब सर्विसेज कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली वेब सर्विसेज क्या होता है? जैसे आप सेल्स फोर्स से किसी थर्ड पार्टी से इंटीग्रेशन करते हो, बट कोई थर्ड पार्टी चाहता है कि नहीं,
मुझे रियल टाइम डेटा चाहिए, मतलब जब भी मेरे सिस्टम में डेटा इंसर्ट हो, अपडेट हो या कुछ भी एक्शन परफॉर्म हो, उस टाइम पे डेटा सेल्स फोर्स में जाना चाहिए। तो उस सिस्टम में आप क्या करोगे? तो उस सिस्टम में तो आपको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो उस सिस्टम में क्या होता है कि आपको अपना एपीआई क्रिएट करके बना के वेब सर्विस आपको थर्ड पार्टी को एक्सपोज करना, मतलब देना होता है, ताकि थर्ड पार्टी डेटा इंपोर्ट आपके, मतलब आपके अंदर इंसर्ट कर सके सेल्स फोर्स में। ठीक है, जो भी डेटा है पुश कर सके सेल्स फोर्स में। तो थर्ड पार्टी कोई भी लेजेसी सिस्टम में कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपको डेटा सेल्स फोर्स में पुश कर रहा है, तो फिर उस केस में आपको वेब सर्विस बनाना पड़ता है। तो एपेक्स का ही यूज करके हम वेब सर्विस बनाते हैं। तो इसी सीरीज में हम वेब सर्विस भी पढ़ लेंगे। और वैसे अगर हमने ऑलरेडी उसका क्लास करके रखा है इंटीग्रेशन वाले सीरीज में, बट फिर भी हम इसमें आगे चल के कवर करेंगे। देन इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, तो अगर सेल्स थर्ड पार्टी से अगर आपको थर्ड पार्टी को इंटीग्रेशन करना है सेल्स फोर्स से, तो वेब सर्विस बनाना है। बट सेल्स फोर्स से अगर इंटीग्रेशन हमें थर्ड पार्टी से करना है, तो हम इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल सिस्टम। तो डेवलपर कैन यूज एपेक्स टू इंटीग्रेट सेल्स फोर्स विद एक्सटर्नल सिस्टम एंड सर्विसेज, इनेबलिंग द सीमलेस डेटा एक्सचेंज बिटवीन सेल्स फोर्स एंड अदर एप्लीकेशन। ठीक है, तो कोई भी आप थर्ड पार्टी सिस्टम में, उसमें आप जो भी डेटा है, ओके, जो भी डेटा है वहां से आप डेटा उसको ला के पुश करके अपने सेल्स फोर्स में आप अपडेट इंसर्शन जो भी आपको परफॉर्मिंग जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, आप उसको कर सकते हो। थर्ड पार्टी से, किसी भी थर्ड पार्टी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। देन शेड्यूल जॉब। ठीक है, तो Apex provide the ability to schedule job to run at a specific times. This is useful for automating repeating task and batch processing. ठीक है, तो बैच भी हम पढ़ेंगे, बट शेड्यूल जॉब्स क्या होती है कि जैसे अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे डेटा अपडेट करने हैं, या कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे डेटा इंसर्ट करने हैं, या आप चाहते हो कि डेली मेरे जो मैनेजर है या बिजनेस चाहता है कि मुझे डेली क्या कितने अकाउंट, कितने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हुए हैं, मुझे रिपोर्ट सेट करो। तो आप क्या करते हो, आप शेड्यूल जॉब कर सकते हो एपएस के थ्रू। आप उसको डायरेक्टली थर्ड पार्टी क्लाइंट को जिसको भेजना हो आप सेंड कर सकते हो। आपका वो प्रोसेसिंग चलता रहेगा, वो डेटा सेंड करता रहेगा, वो डेली चलता रहेगा टास्क। ठीक है, तो ये आपका है शेड्यूल जॉब में। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ यूजिंग एपेक्स इन सेल्स फोर्स। तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं सेल्स फोर्स में आपका एपेक्स यूज करने का। तो देन कस्टमाइजेशन। एपेक्स अलाउ डेवलपर टू टेलर Salesforce application to meet specific business requirement by adding the custom logic and functionality. तो अगर आपको एपेक्स आता है तो आप कस्टमाइज कर सकते हो सिस्टम को, सीआरएम को और अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन देखें, अभी लो कोड चल रहा है, राइट? सेल्सफोर्स भी बोलता है आपकी नो कोड लो कोड, जितना आप चाहो उतने कम कोड लिखो। बट जहाँ पे बिजनेस सिनेरियो ऐसा है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वहां पे आप कॉन्फ़िगरेशन आप या फिर जो भी डेक्लेरेटिव टूल है उससे अब नहीं कर पा रहे हो, अचीवेबल नहीं है, तो आपको एपेक्स के पे जाना ही पड़ेगा कस्टमाइजेशन। देन ऑटोमेशन विद एपेक्स ट्रिगर डेवलपर कैन ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस ensuring the instance consistency and reducing manual effort। कुछ भी आप कोई भी आप परफॉर्म करना चाहते हो, कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो कि डेटा में इंसर्ट हो तो ये ऑटोमेटिक हो जाए, कुछ अपडेट हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक हो जाए। तो ट्रिगर मतलब किसी भी पॉइंट पर ट्रिगर करना चाहते हो, मैनुअल काम करने से बेटर है कि आप उसको ट्रिगर को आप एपेक्स के थ्रू लिख के उसको आप ऑटोमेटिक कर सकते हो किसी भी काम। ओके, देन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मैंने बात कर लिया कि एपेक्स फैसिलिटेट with the integration of Salesforce with the external system, enabling the unified view of the data and processes। तो अब जो भी कोई भी थर्ड पार्टी सिस्टम है, आप उसके थ्रू मतलब उससे आप एपेक्स के थ्रू आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, या आप थर्ड पार्टी भी आपको सेल्सफोर्स से इंटीग्रेशन कर सकता है, आपको वेब सर्विस बनाकर आपको एक्सपोज कर। देन सिक्योरिटी।
अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो एपेक्स रन ऑन द Salesforce सर्वर, ensuring that business logic and data manipulation adhere to Salesforce security model. तो Salesforce जो है, अब Salesforce जो Apex वो रन करता है आपका Salesforce के सर्वर, ठीक है। तो अगर किसी थर्ड पार्टी का यूज करता है Salesforce तो वहां पे सिक्योरिटी का ग्लिच हो सकता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि Salesforce का खुद का सर्वर है। तो जो अपेक्स हो खुद के सर्वर पे रन कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो भी सेल्सफोर्स का सिक्योरिटी मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग। तो वहां पे कोई भी सिक्योरिटी थ्रेड मिलने का, कोई भी अटैकर या कुछ भी, बहुत कम चांसेस, कम का लेस आप बोलो कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपने कोडिंग कुछ ऐसा लिखा है जो एसक्यूएल इंजेक्शन चल सकता है, या कुछ आपने बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो नहीं किया सेल्सफोर्स का, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट सेल्सफोर्स का सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग है कि आपको मतलब बहुत कम चांसेस होती है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है सेल्सफोर्स के, एपेक्स लिखने के बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, रेसिपी क्या है, तो उसके बारे में हम बात। ओके, देन स्केलेबिलिटी। application built with Apex benefit from the scalability of the Salesforce platform, handling the large amount of data and user interaction. तो अब जब भी हम बात करो, तो जब अभी से अब बात करोगे तो आप ऐप, कोई भी एप्लीकेशन होता है ना, ऐप एक्सचेंज, आप वहां से इंस्टॉल कर लेते हो और उसको अपने यूज करते हो, तो उसके बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा जो जो सारी लॉजिक्स हैं, जो भी बिजनेस लॉजिक्स हैं, वो आपका एपेक्स कोड से लिखा गया है, ठीक है। कुछ फ्लो से लिखा है, मोस्टली एपेक्स से यूज किया गया है। तो स्केलेबिलिटी उसकी बढ़ा देता है सेल्सफोर्स का प्लेटफॉर्म, हैंडलिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको हैंडल कर सकता है एपेक्स, ठीक है। अभी एपेक्स सिर्फ नॉर्मल एपेक्स में भी आपके टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। देन कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। एपेक्स इज अ पार्ट ऑफ ड्राइविंग इकोसिस्टम with a large community of developers, resources, and third-party tool that enhance development capability. तो एपेक्स जो भी है आपका, जो भी कम्युनिटी है, मतलब सेल्सफोर्स की बहुत बड़ी है डेवलपर्स के, तो वहाँ पे रिसोर्स इजिली मिल जाते हैं। थर्ड पार्टी जो भी है, तो उसको आप यूज करके भी अपने डेवलपमेंट को और कैपेबिलिटी को इनहेंस कर सकते हो, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाई शुड एपेक्स बी यूज्ड इन सेल्स, ओके। तो एपेक्स इज यूज्ड इन अ सेल्स फोर्स फॉर सेवरल रीजन, primarily to extend the platform capabilities and custom business logic and automate complex process, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो हियर आर की रीजन व्हाई एपेक्स इन यूज इन सेल्सफोर्स, तो ठीक है। जो भी क्यों सेल्सफोर्स मतलब एपेक्स यूज करना चाहिए सेल्सफोर्स में, तो जो भी आपका प्लेटफॉर्म, जो प्राइमरी मतलब बेसिकली होता है प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसको हैंडल कर सकता है। कस्टम बिजनेस लॉजिक को हम उसमें दे सकते हैं, मतलब बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिनारियो उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एपेक्स यूज करते हैं। देन कस्टम बिजनेस लॉजिक। तो कस्टम बिजनेस लॉजिक क्या होता है? Apex allow developer to create custom business logic to meet specific requirements that are not achievable through point and click configuration alone. This include implementing complex calculation, validation and data processing. तो अगर जो भी हमारा सेल्स जो भी हमारा एपेक्स है, ठीक है, अगर हमारा पॉइंट एंड क्लिक से कॉन्फ़िगरेशन से अचीवेबल नहीं है, तो क्या होगा, हम एपेक्स के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन एपेक्स ट्रिगर ऑफ ऑटोमेशन। तो जो भी हमारा बात किया हमने अभी पिछली बार में, कि अगर हमारा कुछ भी अगर बेसिकली फ्लो से नहीं हो पा रहा है, तो हम एपेक्स ट्रिगर को ऑटोमेशन, जो भी कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं एपेक्स ट्रिगर के थ्रू। तो एपेक्स ट्रिगर में भी हमारा एपेक्स यूज होता है, ठीक है। देन इंटीग्रेशन विद एक्सटर्नल सिस्टम। तो हम सेल्सफोर्स किसी भी थर्ड पार्टी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं यूजिंग एपेक्स। देन वेब सर्विसेज एंड एपीआई। तो जो भी हमारा वेब सर्विसेज है, ओके, हम उस वेब सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने एपीआईज को एक्सपोज कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी सिस्टम, ओके। तो ये था आज हमारा हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले एपेक्स क्या है,
क्यों यूज करते हैं, उसके बेनिफिट क्या है। ओके, तो इसमें आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। देन हम बात करते हैं अगला अपना, शेड्यूल जॉब एंड बैच प्रोसेसिंग। ओके, तो शेड्यूल जॉब एंड बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, जो भी हमारा डेटा है। ओके, शेड्यूल जॉब एंड बैच प्रोसेसिंग, तो जो भी आपका शेड्यूल जॉब कर सकते हो उसकी बैच प्रोसेसिंग कर सकते हो। बैच प्रोसेसिंग मतलब कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसको बैच में हम बैच एपेक्स का ही यूज करके हम बैच लिखते हैं, उस बैच को हम शेड्यूल कर सकते हैं, किसी एपेक्स क्लास को भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी हमें एपेक्स के थ्रू ही मिलता है। देन कस्टम यूआई विद विजुअल फोर्स एंड लाइटनिंग कंपोनेंट, तो जो भी हमें कस्टम यूआई क्रिएट करना है, विजुअल फोर्स भी यूज करना है, या फिर हमें लाइटनिंग कंपोनेंट है उसको, उसके लॉजिक्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। कोई हमने कोई यूआई बनाया है, कोई लाइटनिंग वेब कंपोनेंट यूज किया है, उसके जो लॉजिक्स है, उसके जो बिजनेस लॉजिक है वो हम एपेक्स में लिखते हैं। तो हम एपेक्स का यूज करके ये सारे कंप्लीट कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, तो जो भी आपने बताया आपका जो भी अगर सिक्योरिटी कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल, अगर आप एक्सेस कंट्रोल की मैं बात करूं, तो हम किसी को एक्सेस भी दे सकते हैं, किसी यूजर को, किसी पर्टिकुलर रोल को, किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल को। अगर आपको एक्सेस देना है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, तो सिक्योरिटी मॉडल भी से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने एपेक्स के थ्रू। किसी पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना है उस रिकॉर्ड का, किसी पर्टिकुलर रोल को उस एक्सेस देना है किसी रिकॉर्ड का, तो हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड को शेयर कर सकते हैं। ओके, देन कॉम्प्लेक्स डेटा मैनिपुलेशन, अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, ओके, तो आप कैसे यूज करोगे बेसिकली, तो वहां पे कैसे यूज करोगे, कैसे कॉम्प्लेक्स डेटा मैनिपुलेशन, तो कैसे आप उसको करोगे हैंडल, तो आप एपेक्स के थ्रू ही हैंडल कर सकते हो। देन इम्प्लीमेंटिंग द एसिंक्रोनस प्रोसेस है, जो मैंने बात किया, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस होता है, तो जो बैच होता है, शेड्यूल जॉब होता है, फ्यूचर मेथड होता है, क्यूएबल होता है, ये सब आपके एसिंक्रोनस में आते हैं। तो एसिंक्रोनस प्रोसेस जो होता है वो आप एपेक्स का ही एक होता है, ठीक है। तो उसमें जो मैंने बात किया ना, ये आपका इनहेरिटेंस की जो बात होती है, ठीक है, कि उसको हम नॉर्मली आप बोल सकते हो कि इंटरफेस, तो वो सारे हम यूज करेंगे अपने, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। देन एक्सटेंडिंग द स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी, जो भी आपका सेल्सफोर्स का स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी है, ठीक है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देन टेस्टिंग एंड डिबगिंग, तो जो भी आपका एपेक्स क्लास है, जो आपने जो भी किसी बिजनेस फंक्शनलिटी को लिखा है, उसकी टेस्टिंग कर सकते हो, उसको डिबगिंग कर सकते हो कि सारी चीजें प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारे भी हम एपेक्स के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, मान लो आपने कोई भी एपेक्स क्लास लिखा तो उसका आप टेस्टिंग करोगे, मतलब जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्लासेस। और जब भी हम डिप्लॉय करते हैं किसी एपेक्स क्लास को सेंड बॉक्स से प्रोडक्शन में, तो कैसे सेंड टेस्ट क्लास लिखेंगे, वो भी हम बात करेंगे अपने टेस्ट क्लास वाले सेशन में। ओके, तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एपेक्स क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, उसके की फीचर्स क्या है, और कहाँ कहाँ उसके मेन रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अ, और भी जानते हैं एपेक्स के बारे में, और क्या होता है क्लासेस, क्या होता है ऑब्जेक्ट, उसके बारे में जानते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे क्लासेस, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे मेथड क्रिएट करेंगे, उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टुमारो, और जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अगर आपका कोई दोस्त है, कोई कलीग्स है, कोई जूनियर है जिसको एपेक्स नहीं आता है बट वो सीखना चाहता है, तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो हमारी वीडियो, और वो डेली ज्वाइन कर सकता है, और स्टार्टिंग से हम बेसिक लेके चल रहे हैं ताकि सबको समझ में आए और सब कुछ सीख सके। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको, आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक सिनेरियो चाहिए, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि जब हम यूज केसेस करेंगे तो उसमें आपका हम सिनेरियो को इंक्लूड कर लेंगे। मिलते हैं कल नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।